चलिए शुरू कर सकते हैं भाई लोग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई ग्रुप जब इसकी ऑर्थो या पैरा पर होता है तो बेंजीन के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ भी क्या करता है, रेजोनेंस। ये हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं। यानी कि अगर ग्रुप इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है तो हमें ग्रुप का आर इफेक्ट भी देखना है, हमें ग्रुप का एच भी देखना है और आई भी। अगर आर से स्टेबलाइज कर सकता है तो बढ़िया है, डिस्टेबलाइज कर सकता है तो डिस्टेबलाइज भी करेगा। इसी प्रकार से हाइपर कॉन्जुकेशन भी और इंडक्टिव भी। लेकिन अगर कोई ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर है, मेटा, तो आई इफेक्ट के थ्रू ही वो स्टेबलाइज करेगा और आई इफेक्ट के थ्रू ही वो डिस्टेबलाइज करेगा। क्लियर। सिमिलरली पैरा पर है तो फिर से आर एच और आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज या फिर डिस्टेबलाइज कर सकता है। क्लियर। ये हमें एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। हमने पिछले वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, अगर आपको याद हो सुबह की क्लास में ये हमने डिस्कस किया था कि देखो जब मेटा पर ग्रुप है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके लोन पेयर के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाता। क्लियर। तो अगर मेटा पर है तो कोई भी ग्रुप स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करेगा केवल आई से। ऑर्थो पैरा पर है, आर एच आई सब देखकर आप आंसर दे सकते हैं। ये दो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं जहां पर हमें अब स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। पहले आप इसको लिख लेंगे, इसको, कि कहां से कौन सा इफेक्ट आपको देखना है। अगर कार्बोकेटाइन की ऑर्थो पोजीशन पर है तो रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव सबसे आंसर देंगे। अगर मेटा पर है तो ग्रुप स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करेगा केवल अपने इंडक्टिव इफेक्ट से। पैरा पर है तो फिर आर एच और आई हम देख सकते हैं। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है। ये क्वेश्चन आपको बाद में लिखने, पहले अपन सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर हम बात करते हैं। आप बताओ ये OCH3 इस कार्बोकेटाइन की कौन सी पोजीशन पर है, पैरा। तो पैरा पोजीशन से आप बताइए ये अपना प्लस आर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। लॉन पेयर वाला है, प्लस आर लगाएगा और स्टेबलाइज करेगा। बताइए यहां से भी ये अपनी पैरा पोजीशन से कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर, एंड स्टेबलाइज करेगा। बताइए NH2B कहां पर है, इस कार्बोकेटाइन की पैरा पोजीशन पर, क्या इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर, और स्टेबलाइज करेगा। NO2 के केस में बताओ कैसा लगेगा, माइनस आर, एंड माइनस आर से क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। सर मैं समझा नहीं, माइनस आर कैसा लगेगा। आओ, पाई बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, फिर से पाई बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, एंड एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्जेस, हाईली अनस्टेबल। सुबह को ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था। NO2 को एक बार आप ऐसे लिख कर देखो, आपको ये चीजें साफ साफ समझ में आएगी। यहां नेगेटिव और यहां पर एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्जेस, हाईली अनस्टेबल। क्लियर। अगर इससे नहीं बात करना चाहते हो कि नहीं सर NO2 के थ्रू समझाइए, तो NO2 के थ्रू समझा देते हैं भाई, बातें नहीं करेंगे अपन ना। NO2 के थ्रू समझाइए। ये हमारे सामने NO2 है, जी हाँ। रेजोनेंस करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर और ये पाई बॉन्ड इधर, यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, फिर से ये पाई बॉन्ड इधर और यहां पर पॉजिटिव, एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्जेस। तो जैसे ऑर्थो एंड पैरा से प्लस आर स्टेबलाइज करता है, दोस्त माइनस आर डिस्टेबलाइज करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, तो इसका मतलब यहां से NO2 इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा अपने कौन से इफेक्ट के थ्रू, माइनस आर के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने Cl है। अब आप बताइए पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। अगेन पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। क्लोरीन अपने दोनों इफेक्ट लगाएगा, आप जानते हैं। लॉन पेयर देगा प्लस आर से, और इसका आपका इंडक्टिव भी लगेगा साथ में, माइनस आई। नेट इफेक्ट क्लोरीन का बताओ, विड्रॉइंग या डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इट इज गोइंग टू
डिस्टेबलाइज आवर कार्बोकेटाइन। आप बताइए यहां पर CH3 एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस H। डोंट इग्नोर हाइपर कॉन्जुगेशन। आप बोलोगे सर प्लस H कैसे लगेगा? देख लीजिए, pi bond will move towards the positive charge and the positive charge will appear at an point. Again the pi bond will move towards the positive charge and the positive charge will appear at the end. अब देखो कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, 3 CH बॉन्ड है इसके पास हाइपर में, तो ये कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस H। आइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ट्राई टू स्टेबलाइज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज। आप बताइए डोनेटिंग कौन कौन से है? प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस H। आर डोमिनेट करता है। तीनों का प्लस आर सेम है कि अलग अलग है? बताओ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लस आर का ऑर्डर हम पहले पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा NH2 का होगा, उसके बाद OH का, और उसके बाद OR का। क्या हम प्लस आर का ऑर्डर जानते हैं? जी हाँ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा दोस्त? 4। उसके बाद बताइए कौन आएगा? थर्ड। उसके बाद बताइए कौन आएगा? सेकेंड। तो ये तो आगे किसकी वजह से? प्लस आर की वजह से। इनमें डिसीजन प्लस आर ने ले लिया है कि इन सभी का प्लस आर बराबर नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई लोगों? अब आप बताइए फिर कौन आएगा? प्लस H। तो नंबर कौन सा रहेगा? 7। ये भी हमारे क्लियर हो गया है। अब ये भी विड्रॉइंग है, ये भी नेट विड्रॉइंग है, क्लियर, और ये नील बटे सन्नाटा, तो फिर कौन आएगा? फर्स्ट। पक्का? जी हाँ। अब बताइए इन दोनों में से, देखो देखो ये डिस्टेबलाइज किससे कर रहा है? माइनस आर से, और ये माइनस आई से डिस्टेबलाइज कर रहा है, क्लियर। तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा और ये कम, तो फिर कौन सा आएगा दोस्तों? 6। और सबसे पीछे कौन सा रहेगा? 5th। क्लियर। देखिए हमने 7 में से निकाल लिया है और हमारे क्वेश्चन में तो ऑप्शन 3 से 4। अगला क्वेश्चन फिर हमें इत्मीनान से सॉल्व करना है। अगर अपन बात करें तो इस पर तो कोई ग्रुप नहीं है। आप बताइए OCH3 कौन से पोजीशन पर है? पैरा। प्लस आर लगाएगा, स्टेबलाइज करेगा। ये बताओ कौन सी पोजीशन पर है? मेटा। केवल कौन सा लगाएगा? आई, प्लस आई से स्टेबलाइजिंग। CH3 का प्लस आई लगता है ना। आप बताइए कौन सी पोजीशन पर है? मेटा। O माइनस एनायन, कैसा लगाएगा? प्लस आई। आप बताइए कौन सी पोजीशन पर है? मेटा। हेलोजन का कैसा? माइनस आई। बताइए कौन सी पोजीशन पर है? मेटा। कैसा लगाएगा? माइनस आई। इनडायरेक्टली आपसे माइनस आई का कंपैरिजन पूछ रहा है क्वेश्चन, क्लियर। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर अपन बात करना चाहें, पहले प्लस आई का कंपैरिजन बताओ। प्लस आई, दिस इज एल्काइल ग्रुप एंड दिस इज एनायन। बताइए प्लस आई किसका ज्यादा होता है? एनायन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्काइल। क्या आपको क्लियर है ना? जब दो ग्रुप एक दूसरे की मेटा पर होते हैं तो आपस में रेजोनेंस नहीं करते, तो ये ग्रुप अपने आई से स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज कर सकता है। माइनस आई का ऑर्डर बताइए। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, कौन है आपका? क्लोरीन, और वहां पर कौन है? OH। बताओ किसका माइनस आई ज्यादा है? क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH। माइनस आई का याद है कि भूल गए? पॉजिटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव, फिर सिंगल एटम्स। तो जिस दिन हम पढ़ रहे थे ना उस दिन ये क्वेश्चन करते तो दो दो कोड़ी के नजर आते। आज हमें माइनस आई पहचानने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए बाद में क्वेश्चंस करने का अपना ही मजा है, क्लियर। अब आप बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे आगे कौन आएगा? स्टेबिलिटी में सबसे आगे डोनेटिंग किस में है? सेकेंड में, प्लस आर से। और कोई है प्लस आर वाला? प्लस आई वाला। बताइए इन दोनों में से प्लस आई किसका ज्यादा है? 4 का। फिर कौन सा आएगा? थर्ड। पक्का? जी हाँ। फिर बताइए फर्स्ट, बिल्कुल सही, नील बटे सन्नाटा। ये आगे आए हैं किसकी वजह से? प्लस आई। ये आगे आया है किसकी वजह से? प्लस आर। ये खुद है। अब बताइए विड्रॉइंग में Cl और OH में से माइनस आई किसका ज्यादा होता है? Cl का। माइनस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो फिर कौन आएगा दोस्त हमारे सामने? 6। और सबसे पीछे कौन सा रहेगा? फिर ये लीजिए दो कोड़ी का क्वेश्चन, नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
याद रहे हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस करना है और उसी मुहिम में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी दोस्तों कहा था, बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी ड्रॉपर बच्चे, आप सब जानते हैं, टाइमली सिलेबस खत्म कर लिया, बढ़िया रिवीजन कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, सिलेक्शन निकाल ले जाएंगे। अगर सिलेबस खत्म करते करते मार्च आ गया तो दोबारा फीस का जुगाड़ कर लेना। कहाँ एडमिशन लेना है वो आप डिसाइड कर लेना। तो फीस का जुगाड़ तो करना, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए करना। कम भी लगेगी, अबे प्राइवेट राक्षस मैं कह रहा हूं कम भी लगेगी, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। बहुत ही नॉमिनल सी फीस होती, प्राइवेट में तो आप किडनी गुर्दे सब बेच देंगे। जब तक आप एमबीबीएस करके आएंगे तब तक कंगाल हो चुके होंगे। सुलटा दिया है भाई लोगों। मेटा से लगा हुआ ग्रुप स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करेगा केवल और केवल, केवल और केवल किससे? अपने आई इफेक्ट से। प्लस आई से स्टेबलाइज, माइनस आई से डिस्टेबलाइज। हमसे कभी भी ऐसे ऑर्डर पूछता ही नहीं है, अपने आप ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा, जिस बच्चे को नहीं पता होगा सुलट जाएगा। अपना टेस्ट नेक्स्ट वीक है ना? ठीक। सिलेबस अप टू लास्ट क्लास, फ्रॉम आईपैक नेमिंग, क्लास 1 से क्लास एंड तक रहेगा। जीओसी भी हमेशा आता ही। केटाइन ऐसा है दोस्त, हर रिएक्शन में आएगा ये, तो आपको कोशिश करूंगा जीओसी ना भूलने दिया जाए। आइसोमेरिज्म भी रिवाइज होता चलेगा, नेमिंग ऐसा रहेगा जो अलग सा रह जाएगा, बाकी तो साथ चलते रहेंगे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? आगे बढ़ सकता हूं भाई लोगों? ये मैंने आपको रिकॉल करवाया क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद आप भूल चुके होंगे। अब तो आगे बढ़ सकता हूं, दिखाई दे जाएगा वहां से, दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकता हूं। अरे हाँ या ना? जितना मैंने लिखा उतना लिख रहे हो ना? राक्षस लिख फोटो खींच रहा है। चलिए, तो ये हमारे सामने थी कहानी कार्बोकेटाइंस की। कुछ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक के थ्रू मिल जाएंगे। अपन जीओसी का प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन दूंगा आपको, जो क्वेश्चन बैंक मैंने दिया है ना। कोशिश करूंगा ईएलपी और मॉड्यूल के क्वेश्चंस का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए, पर आपको ये नहीं करना है कि ये दे ही रहा है तो फिर इसी से बैठ के सुन लेंगे। अपने से सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट नहीं पूछ पाते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पर ये डाउट रहता है कि अप्रोच सही थी कि नहीं थी। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आएगा अगला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स। भाई लोगों इसमें थोड़ा सा बचना है, ये थोड़ी सी अलग तरीके की चीज है। रेडिकल कोई ऐसा नहीं है जिस पर कोई चार्ज हो, क्लियर? तो इसमें हम केटाइन जैसी बातें नहीं करेंगे। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि रेडिकल इज जस्ट लाइक योर कार्बोकेटाइन, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, बच के चलना है इस रेडिकल के केस में। ढंग के क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे गए तो हमको साफ कर देगा। देखिए, अगर हम बात करें कार्बन फ्री रेडिकल के केस में, कार्बन फ्री रेडिकल के केस में मान लीजिए हमारे सामने मिथाइल फ्री रेडिकल है। अगर मैंने इस पर H हटा दिया है, क्या हटा दिया है? H, और कोई G ग्रुप लगा दिया है, तो रेडिकल की कहानी अलग है दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो स्टेबलाइज करता ही करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी स्टेबलाइज करते हैं। तो पहले तो अपना हाथ स्टेटमेंट में ही कर लेगा। केटाइन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करते थे? डिस्टेबलाइज। बट रेडिकल को आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी
स्टेबलाइज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी स्टेबलाइज करते हैं। यह सबसे खतरनाक बात है। यानी कि अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल की बातें करूं, ध्यान से सुनना इस बात को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसको प्लस आई भी स्टेबलाइज करेगा, प्लस एच भी स्टेबलाइज करेगा, प्लस आर भी स्टेबलाइज करेगा एंड माइनस आर भी स्टेबलाइज करता है। इसको केवल और केवल एक ही डिस्टेबलाइज करता है, वो है माइनस आई। केवल माइनस आई डिस्टेबलाइज करता है रेडिकल को। बाकी जो माइनस आर केटाइन को कभी डिस्टेबलाइज किया करता था, वो रेडिकल को क्या करता है, स्टेबलाइज। तो अगर हमारे पास जर्नल स्टेटमेंट आती है ना कि कार्बन फ्री रेडिकल्स आर डिस्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि केटाइन के केस में तो यहां प्लस चार्ज होता था। क्लियर? यहां पर ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट जरूर है, पर इस पर कोई चार्ज नहीं है दोस्त। क्लियर? तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी स्टेबलाइज करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी स्टेबलाइज करते हैं। केटाइन में ऐसा नहीं था। तो सर फिर हम किस प्रकार से बात करेंगे? देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा ना दोस्त, उसमें कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देगा, प्लस आर का प्लस आर से कंपैरिजन दे देगा, हाइपर का कंपैरिजन दे देगा। कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें सोचनी पड़े। ये तो मैं आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूं। तो पहले आप इतना लिखेंगे, फिर मैं बात करूंगा। क्या बचपना है भाई। तुम रूम से यहां तक आते हुए बीच में कोई नशा वशा तो नहीं करके आते हो? नहीं, तुमने तो कभी स्वेट शर्ट ऐसे उतारी? अभी भी टी शर्ट पहनी है भाई। उधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। नोट में लिखेंगे, रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय radicals are stabilized by electron donating as well as electron withdrawing groups. Radicals are stabilized by electron donating as well as electron withdrawing groups. रेडिकल्स को दोनों स्टेबलाइज करते हैं, आपके डोनेटिंग ग्रुप भी और विड्रॉइंग ग्रुप भी। लेकिन आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। बस मैं आपको जनरल स्टेटमेंट के लिए बता रहा हूं कि आप बचें, अपनी तरफ से कोई चीजें ना लिखें। आइए फिर सर क्वेश्चंस हमसे इसमें कैसे पूछे जाएंगे। आइए क्वेश्चंस में बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक रेडिकल हमारे सामने ये गिवन है, नंबर 1। एक रेडिकल हमारे सामने ये गिवन है, नंबर 2। जो क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं उन पर बातें नहीं करेंगे। एक रेडिकल हमारे सामने ये गिवन है, नंबर 3। और हमसे कंपैरिजन की बातें की जा रही हैं कि इन रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर कीजिए। अब आप बताइए, इस रेडिकल को क्या रेजोनेंस करने का मौका मिला? नहीं। इसको रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल सही बात। क्या इसको भी रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा? हाँ। तो दोनों में रेजोनेंस तो क्या हो गया है? बराबर। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं। हाइपर की बात करेंगे दोस्त, इसमें कितने सीएच बॉन्ड हाइपर करेंगे? नहीं 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 नहीं, गलत जवाब दे रहे हो। रेडिकल में रेजोनेंस करने के बाद भी जवाब दीजिए। अगर आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहां बनेगा डबल बॉन्ड और यहां बनेगा रेडिकल। तो बताइए कितने सीएच बॉन्ड हाइपर करेंगे इसमें? 4। इसमें यहां पर बताइए कितने सीएच बॉन्ड हाइपर के अंदर हैं? 3। और ये कौन से हैं? 2, 5। क्लियर? लेकिन आप जब आपकी रेजोनेंस करवाओगे तो रेजोनेंस के बाद हमारे सामने दोस्त ये रेडिकल बनेगा
और फिर ये 2 बॉन्ड और आपके हाइपर करेंगे। तो इसमें टोटल 7 CH bonds are involved in hyperconjugation, and in this case total 4 CH bonds are involved in hyperconjugation. तो इन दोनों में रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो स्टेबिलिटी में सबसे पीछे कौन सा चला गया? फर्स्ट। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जी हाँ। अब अगर अपन बात करना चाहें सेकंड और थर्ड में रेजोनेंस डिसाइड नहीं कर सकता, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? अब हाइपर, इसमें 4 CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में और उसमें 7, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? थर्ड विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड। आपके पास क्वेश्चन हमें बहुत सिंप्लीफाइड आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे सोचेंगे आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक साथ ही नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ रहा है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा सोच समझकर जवाब देना पड़ेगा। इस रेडिकल में और इस रेडिकल में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ रहा है, आपको इस रेडिकल में और इस रेडिकल में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ठीक है, और फिर अगर अपन बात करना चाहें, इन तीनों को अब हम एक साथ कंबाइन करेंगे। ये रेडिकल हमारे सामने दिया गया है, ये रेडिकल हमारे सामने दिया गया है, और ये रेडिकल हमारे सामने दिया गया है। अब तीनों को हमने क्या लिया है? एक साथ। अपने दिमाग में याद रखिए, आपका रेडिकल केटाइन जैसा नहीं है। अगर हम रेडिकल को केटाइन से लिंक करेंगे दोस्तों, कई जगह पर हम सुलटाए जाएंगे। आप बात करना चाहो इन दोनों में, तो बिल्कुल वैसा ही आपका रिजल्ट मिलता है जैसा आप सोचते हैं। फर्स्ट और सेकंड में से आपका सेकंड ही ज्यादा स्टेबल है, लेकिन मैं बाजू में दोस्त केटाइन भी लिख रहा हूं। इसीलिए मैं नॉर्मली कहता हूं बच्चों को कि बेटा ये रेडिकल है, केटाइन जैसा नहीं है। केटाइन में इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, रेडिकल में उसी की। रेडिकल के केस में हाइपर बहुत ज्यादा स्टेबलाइजिंग नहीं होता है, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो यहां पर जैसा आप नॉर्मली सोचते हो ना, रेजोनेंस नो डाउट हाइपर प्रेडोमिनेट कर रहा है। इधर भी अगर अपन बात करना चाहें तो स्टेबिलिटी उसी की ज्यादा है, लेकिन दोस्त अगर ये केटायन होता तो ये ज्यादा होता। इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपका रेडिकल कार्बोकेटायन जैसा नहीं है दोस्तों, बचिएगा इससे। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चन, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। एक बात तो क्लियर होगी, नंबर 1 की स्टेबिलिटी सबसे कम, कंपैरिजन से पता चल गया। अब अगर अपन बात करना चाहें 2 और 3 में, तो दोस्तों 2 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 3। 2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3। भाई लोगों ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा हूं, बिल्कुल सही जा रहा हूं। जो मुझसे भी पहले पढ़े हैं वो चेंज करेंगे। मैंने इसको इससे पहले कभी पढ़ाया नहीं है, मैंने भी उसी को ही ज्यादा स्टेबल बताया है, लेकिन मैं वो पहला ही हूं जो इसको ज्यादा स्टेबल बता रहा हूं। कारण पहले बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल में, आज भी आप देखोगे ना, क्लास के बाद आप मेरे को 100 रेफरेंस भेज दोगे कि सर ये ज्यादा स्टेबल दिया है, ये ज्यादा स्टेबल दिया है, लेकिन वो सारे रेफरेंसेस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल के होंगे और वो कोई रेफरेंस नहीं होता। अगर कोई क्वेश्चन आपका नीट में आता है और कंट्रोवर्सी में चला जाता है, तो आप उसको किसी कोचिंग स्टडी मटेरियल का रेफरेंस नहीं दे सकते, वो मानता ही नहीं है। स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना पड़ेगा, और दोस्त कोई स्टैंडर्ड बुक ऐसी नहीं है जो उसको ज्यादा स्टेबल लिखती हो। गलती से अगर आ गया ना, रेफरेंस नहीं मिलेंगे। मैं बहुत आसानी से आपको कन्विंस कर सकता हूं। कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ डिलोकेलाइजेशन ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है। ऐसा आपका एलाइल रेडिकल ही ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू योर बेंजाइल रेडिकल। ये कौन सा रेडिकल है? एलाइल रेडिकल है दोस्तों, मेरी बात को सुनना। ये ज्यादा स्टेबल है किससे? बेंजाइल रेडिकल से, बेंजाइल रेडिकल से। और अपना अपडेटेड मॉड्यूल अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो हमने आंसर को बदल दिया है। अपने मॉड्यूल में ये नहीं, यही ज्यादा दिया है, नए वाले में चेंज कर दिया गया है। दूसरा रेफरेंस,
आकाश का अगर आप स्टडी मटेरियल सोल्व करोगे, आकाश सेकंड को ही ज्यादा स्टेबल देता है थर्ड से। बिल्कुल सही है, उधर अपनी केमिस्ट्री चलती है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर से देख लो, आपका रेडिकल केटाइन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिंपल शब्दों से बच्चे को उलझा लेते हैं ये बोलकर कि रेडिकल तो बिल्कुल कैसा है, केटाइन जैसा। केटाइन तो यही ज्यादा स्टेबल है, लेकिन रेडिकल ये ज्यादा स्टेबल है। दोस्त, बात डेटा की है, रेडिकल की स्टेबिलिटी कुछ अलग तरीके से चलती है। क्लियर? रेडिकल में हम मात्र एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने एक ये रेडिकल दिया गया है, हमारे सामने एक ये रेडिकल दिया गया है, हमारे सामने एक ये रेडिकल दिया गया है। अगर हमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए कहे फर्स्ट, ये कहे सेकंड, ये कहे थर्ड, तो दोस्तों इनडायरेक्टली आपको इसका भी आंसर ध्यान रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल केटाइन के ट्रेंड को फॉलो करता है, वो वाला। लेकिन मैं अपने शब्दों में नहीं उलझ सकता। अगर मैं सब्जेक्ट जानता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता रेडिकल और मोरियन लेस स्टेबल, क्योंकि ये चार्ज नहीं है। क्या नहीं है? चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है। बल्कि रेजोनेंस में तो ये ऑक्सीजन पर पहुंच के गजब की स्टेबिलिटी पा लेता है। तो ये कहना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है। तो इसको केटाइन के ट्रेंड से याद रखोगे। मैं आपको बाद में एनाइन के ट्रेंड से भी याद करवाने की कोशिश करूंगा। कार्बोकेटाइन यही ज्यादा स्टेबल है, सुबह की क्लास में बात की थी। फिर ये वाला कार्बोकेटाइन है, और फिर ये वाला कार्बोकेटाइन है। क्लियर? जी हाँ, आपका रेडिकल भी सेम पैटर्न को ही फॉलो करता है, सेम पैटर्न को फॉलो करता है। रेडिकल के केस में भी आपका विनाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है फिनाइल रेडिकल से, और फिर आपका यही रेडिकल आता है। आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि ना तो यहां पॉजिटिव रेजोनेंस में है, ना यहां रेडिकल रेजोनेंस में है, जैसे सुबह बात की थी। तो ये ट्रेंड आपके सामने दोनों में क्या देखने को मिलता है? सेम। मैं आपको बहुत इजीली कन्विंस कर सकता हूं कि मोर ईएन पर रेडिकल लेस स्टेबल, मोर ईएन पर रेडिकल। लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है, इसलिए मैंने आपको सीधा ही ध्यान रखने के लिए कहा है। तो रेडिकल में तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में मैं बता दूं, शायद ही कोटा का कोई टीचर होगा जो आपको ये ट्रेंड बताएगा। लेकिन जब भी आपको डाउट हो, आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको 20 रेफरेंस भेजूंगा जिसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा होगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर गलत नहीं है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर एनटीए ने दिया तो चैलेंज अपन करेंगे, और उसने अगर एक्सेप्ट किया स्टैंडर्ड बुक्स को तो आंसर सही देना पड़ेगा। क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जो हम ऑलरेडी हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ चुके हैं उस पर हमने चर्चाएं नहीं की, जैसे मिथाइल में इथाइल में आइसोप्रोपाइल टर्सरी ब्यूटाइल कर चुके हैं। एक क्वेश्चन को बार बार करने का मतलब नहीं है। अपनी कुछ रिएक्शन दी हुई है ईएलपी में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चैप्टर एल्कीन में। मैंने उसका वीडियो सॉल्यूशन भी रिकॉर्ड किया, और मैंने अपने आप को वहां से हटा लिया है कि इस क्वेश्चन पर मैं कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि होममेड क्वेश्चंस हैं, डेटा के साथ मैच नहीं करते कुछ चीजें। ए भाई बस, यानी कि रेडिकल टोटली ध्यान रखने वाली बात है, डेटा पे चलता रेडिकल पूरा का पूरा। मैं साथ में केटाइन भी लिखता हुआ चला हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। पर एग्जामिनर मालूम है डेटाबेस बातें बहुत ही कम करता है, एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है जो हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? जो कंटेंट मैं इस बार कम करता जा रहा हूं, जो मुझसे पुराने बच्चे पढ़े हैं उसको हटाते हुए जाना है। जैसे मैंने माइनस आर के क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर समझाए थे, बस इस बार रेडिकल पर यही रुक गए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे हेलोजन के केस में मैंने बताया था फ्लोरीन का प्लस आर माइनस आई कंपैरिजन, इस बार नहीं किया। तो मैं जो चल रहा हूं बहुत सोच समझ कर, तो तुम्हें साथ काटते हुए चलना है कॉन्सेप्ट की, ये डिस्कस नहीं किया मतलब अब की बार काम का नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। रेडिकल में दोस्तों ध्यान देना, नॉर्मल जैसा आप सोचते हैं वैसा ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहां बस ट्रेंड एक जगह बदलता है इन दोनों के केस में, यहां ट्रेंड एकदम चेंज हो जाता है। बाकी में आप याद नहीं रखोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? ये तो आप नॉर्मली सोचते हो रेजोनेंस हाइपर पर डोमिनेट करता है, यहां पर भी रेजोनेंस हाइपर पर डोमिनेट करता है, पर यहां पर आप अटक जाओगे इन दोनों के केस में। डेटा से बात चलेगी।
जब मैं आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊं भीगा कि रेडिकल की स्टेबिलिटी किस प्रकार से डिटरमाइन की जाती है। रेडिकल की जो स्टेबिलिटी डिटरमाइन की जाती है ना, वो डिटरमाइन की जाती है उसकी हाफ लाइफ टाइम पीरियड से, कि वो रिएक्शन में कितनी देर के लिए जिंदा रहा। यही उसकी स्टेबिलिटी का ट्रू मेजरमेंट है। रेडिकल होती है तुरंत डाइमराइज करने की। पांच नंबर को थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत। एनायन के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। केटायन के केस में और रेडिकल के केस में आपको दिक्कत आती है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने में, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कब वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और कब नहीं करते हैं। बस आपने थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ लिया है कि इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड और इवन वैकेंट ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, लेकिन क्वेश्चंस नहीं किए वैकेंट वाले। एनायन में फुल्ली फील्ड आएगा ना, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी मैं आपसे एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूं आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ अबनॉर्मल ट्रेंड देखने को मिलेगा नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? थर्ड, बिल्कुल सही। उसके बाद पक्का आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन बोलना भी मत, कभी बोल दो तीन बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं, प्रोपेलर शेप का होता है वो, अलग है उसका रीजन। आंसर आपका बिल्कुल सही आया है, भले आपने एक्सप्लेनेशन कुछ भी सोची हो कि यहाँ 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, यहां पर 6 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, यहां पर 9 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। ठीक, आपका आंसर मैच कर रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी, पर ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अपना आंसर चल रहा है, चलने दो। मालूम है रीजन नहीं पूछ सकता क्योंकि बड़े लेवल की बात है। मेरा जैसा कोई मास्टर भले ही पूछ ले खुद से बना के, बाकी एग्जामिनर नहीं करेगा बात, उसको मालूम है 12th लेवल पर नहीं डिस्कस किया जा सकता इसको। ये ध्यान रहेगा, ये भी ध्यान रहेगा। इसमें याद करने वाली बात केवल कौन सी आई है? ये वाली। ये मैं थोड़ी देर बाद आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं। सुलटा दिया है बस, रेडिकल में इतना ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कार्बेनाइन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एनाइंस लिख लो या कार्बेनाइन, कार्बेनाइन भी चलते रहेंगे, बीच बीच में एनाइंस भी आते रहेंगे दूसरे। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइंस। क्या मैं अगली स्लाइड पर मूव कर सकता हूं? चलिए, अगला हमारे सामने रहेगा रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइंस, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइंस। दोस्तों इधर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जब क्वेश्चन मिक्स करेगा ना, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये ओसी का है या आईओसी का है। केटाइन में आपको साफ साफ दिखता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव आता है। एनायन में आप चीजों को स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे और आपसे गलती हो सकती है। तो मैं बताता हूं आयन के केस में। सबसे पहले आप समझिए, जब भी आपके पास कोई आयन आता है, क्या आता है? आयन। आइदर इट में बी ए केटायन या फिर इट में बी ए एनायन। आयन लिखा है मैंने, तो ये बात दोनों के लिए वैलिड है। किसी भी आयन की जब हम स्टेबिलिटी पर बात करते हैं दोस्त, तो सबसे पहले हम उसकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं साइज से। किससे? साइज से। चार्ज का एक सिंपल सा फंडा होता है, समझेंगे सभी, ध्यान देंगे। चार्ज का एक सिंपल सा फंडा होता है, वो जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। और बड़े एटम पर वो ज्यादा डिस्पर्स हो सकता है। क्लियर? तो अगर अपन बात करना चाहें साइज की यहां पर, तो प्लस और माइनस के लिए दोनों के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? सेम।
चार्ज चाहे प्लस हो, चार्ज चाहे माइनस हो, बड़े एटम पर ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं स्टेबिलिटी F माइनस की, Cl माइनस की, Br माइनस की या फिर I माइनस की, क्लियर? तो आपका F माइनस से ज्यादा स्टेबल Cl माइनस होता है, Cl माइनस से ज्यादा स्टेबल Br माइनस होता है और Br माइनस से ज्यादा स्टेबल I माइनस होता है। अगर आप इन पर प्लस लगा दोगे ना तो भी स्टेबिलिटी का ट्रेंड सेम मिलेगा। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्टेबिलिटी आपकी साइज से डिटरमाइन होगी। बड़े एटम पर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ये पॉइंट आपका नंबर 1 होता है। नॉर्मली यही डिसीजन लेता है जो टोटली आईओसी के हक में चला जाता है। दूसरा आपका आता है ईएन। क्या आता है? ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जिस एटम पर चार्ज है उसकी ईएन क्या है। अब ये पॉइंट दो में कैटेगराइज हो जाता है। यहां प्लस और माइनस के लिए सेम बातें नहीं होती है। अगर अपन बात करना चाहें नेगेटिव चार्ज, पहले मुझे पूरा बात करने दो भाई। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल। उम्मीद करता हूं ये आप बहुत ही बेहतरीन लेवल पर आईओसी में जानते हैं। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें पॉजिटिव चार्ज के बारे में, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस ईएन एटम मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ये पॉइंट भी आप अच्छे से जानते हैं, क्लियर? तो ईएन का फंडा चार्ज के हिसाब से चलता है। साइज में सेम चलेगा, चाहे केटाइन हो चाहे एनायन हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले हम साइज देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं? ईएन। ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं तो आपको नॉर्मली रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों फैक्टर आईओसी के पास जाते हैं। फिर आता है थर्ड फैक्टर। यहां पर आपके चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्त ऐसे आ जाएंगे जिसमें आपका साइज, ईएन वगैरह सब क्या होगा? सेम। तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इन जर्नल मैंने आपके सामने बताया है। आप जानते हैं हार्ड एंड फास्ट केमिस्ट्री में कुछ होता ही नहीं है। नॉर्मली पहला आप साइज से डिसीजन लेंगे, फिर आप ईएन से डिसीजन लेंगे। दोनों ने डिसीजन दे दिया है तो आपको रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव देखने की जरूरत नहीं। क्लियर? अगर इन दोनों ने डिसीजन नहीं दिया है तो फिर आप इधर से भी बातें कर सकते हैं, पर पहले उन्हीं से बातें हो जाए तो बेटर है। ये आपको किसी भी चार्ज के केस में अप्लाई करना है। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। नॉर्मली पहले साइज, फिर ईएन, फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। कई बार आपका ईएन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, पर वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको आंसर सीधा सीधा दिखाई देगा। जैसे एरोमेटिसिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, आप जानते हैं वो ईएन को ओवरटेक करेगा। एरोमेटिसिटी में आपका नेगेटिव चार्ज एक्सेप्शनली स्टेबलाइज हो जाता है। तो जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। बाकी नॉर्मली क्वेश्चंस इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। सुलटा दिया है भाई लोगों? अब सुलटा है क्या? चलिए, अगर सर हमें इनको देखना हो तो ये हम आईओसी में बहुत अच्छे लेवल पर जानते हैं, ये भी हम बहुत अच्छे लेवल पर जानते हैं। इसके बारे में बात करो आप। तो अगर अपने पास मान लेते हैं बिल्कुल वैसा ही एक मिथाइल कार्बन आयन है, कार्बन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो देखो कार्बन आयन में क्या होता है ना कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट तो नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है। ये इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि उस पर चार्ज क्या है? चार्ज।
जो भी इस चार्ज को डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा विल स्टेबलाइज दिस एनायन, और जो भी इस चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, मतलब इसी कार्बन पर नेगेटिव और एड ऑन कर देगा, विल डिस्टेबलाइज। सिंपल सा फंडा है। यानी कि अगर आपने यहां से हटाकर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया है जी ग्रुप, जिसका नेट इफेक्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सिंपल सी बात है, कैसे भी करके अगर ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है तो इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए। क्लियर? और गलती से आपने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना शुरू कर दिया, नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गया है, तो फिर यही आपका क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल। तो यहीं से हम वो निकाल लेते हैं जुगाड़, क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की अगर अपन बात करना चाहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट रेडिकल में मत कर देना दोस्तों, वरना हम कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएंगे। क्लियर? यानी कि आप कह सकते हो -R स्टेबलाइज करेगा, -I भी स्टेबलाइज करेगा, +R डिस्टेबलाइज करेगा, +I भी डिस्टेबलाइज करेगा। अब आप बोलोगे सर आपने H को इग्नोर कर दिया, क्या मैंने आपको -H पढ़ाया है? नहीं। और क्या एनायन के केस में +H काम करता है? नहीं। तो H का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरीके से हम स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी सुलटाइए। कार्ब एनायन को आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिस्टेबलाइज करेंगे। नोट कर दिया है सभी ने? चलिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ही एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आएगी हमको। क्योंकि जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ को समझेंगे ना, तो हम बोलेंगे मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इनडायरेक्टली हम एनायन पर पहुंच जाएंगे। तो हमें एनायंस की स्टेबिलिटी को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। जिन एनायंस की स्टेबिलिटी को मैं इंक्लूड कर लूंगा, फिर वो बातें मैं एसिडिक स्ट्रेंथ से हटा लूंगा। ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन को दो दो बार नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, दिया गया कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी, पेन आपके डाउन होने चाहिए। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी, compare the relative stability of the following following anions लिख लेते हैं, following anions, क्योंकि जरूरी नहीं कि कार्ब एनायन ही रहे। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे बीच में, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कंपैरिजन करने के लिए कह रहा है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन वर्सेस, अगर अपन बात करना चाहें, क्लोराइड आयन। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। आप बताइए आपके हिसाब से विच एनायन शुड बी मोर स्टेबल, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट में आपका रेजोनेंस भी है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी है, कुछ भी हो जाए, पर दोस्त आपका सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया है साइज। ये सेकेंड पीरियड एटम पर है और वो थर्ड पीरियड। मैंने बोला ना, उसी सीक्वेंस में सोचते हुए चलना है। रेयरली वो सीक्वेंस ब्रेक होती है, और जब ब्रेक होती है तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो रेजोनेंस के चक्कर में हमने क्वेश्चन को गलत नहीं कर देना है। पहले आप अगर अपन बात करना चाहें, जिस एटम पर आपका चार्ज है उसकी साइज हमें देखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे सामने है। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कार्ब एनायन दिया हुआ है, इसमें ढंग से बातें हमें करनी पड़ेगी। ये कार्ब एनायन हमारे सामने है। फिर अगर अपन बात करें दूसरा कार्ब एनायन हमारे सामने, कुछ लोग चोरी छिपे छापने की कोशिश कर रहे हैं।
भाई ऐसा ना करें। मैंने क्लास एक्स्ट्रा जरूर बुलाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुलटाने के लिए। समझ रहे हैं हम चीजों को, और समझने पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये कार्बेनाइन हमारे सामने है, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने बन जाता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने बन जाता है। आइए सबसे पहले आप बताइए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? इट इज sp3। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां पर जो लोन पेयर है वो किस में है? जब आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली तो आपने स्टेरिक नंबर काउंट किया इस कार्बन के, कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 प्लस एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर आया 4। दोस्त आपने ध्यान नहीं दिया, आपने लोन पेयर को काउंट किया है। अगर लोन पेयर स्टेरिक नंबर में काउंट किया है तो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। और कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा? जो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आया है। So in this case, your lone pair is present in sp3 hybrid orbital. पक्का? जी हाँ। Can you tell me the hybridization state of this carbon atom? What is the hybridization? sp2। बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है। आप बताइए ये नेगेटिव चार्ज आपके कौन से ऑर्बिटल के अंदर है? इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप बताइए सबसे पहले, आप कंफ्यूजन दूर करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में है, कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर। तो आपका लोन पेयर अगेन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सही बोला मैंने? What is the hybridization state of this carbon? It is sp। हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि आपका नेगेटिव चार्ज किस में है? इट इज प्रेजेंट इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दोस्तों हम जानते हैं more will be the percentage s character in an orbital, more will be the stability of the negative charge। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं मोर विल बी द परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर विल बी द ईएन। ईएन से बेटर हमें यह कहना चाहिए कि जिस ऑर्बिटल में आपका नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, मतलब उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो आपका नेगेटिव चार्ज क्लोज टू न्यूक्लियस है, और क्लोज टू न्यूक्लियस है तो ज्यादा स्टेबल है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, सबसे ज्यादा स्टेबल 4। सबसे कम स्टेबल, यह जवाब भी आपका बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में अगर अपन बात करें, ईएन क्या हो गया है? सेम। आइए, साइज का यहां पर मैटर ही नहीं था, क्योंकि जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है वो सभी में कार्बन है, तो साइज तो क्या हो गई? सेम। ईएन ने अपना डिसीजन दे दिया, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे कम। कहता है इसमें ईएन दोनों की क्या हो गई है? सेम। तो अब ईएन सेम हो गई है, तो हम जाएंगे रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव के पास। आप बताइए क्या इन दोनों में से किसी में रेजोनेंस है? नहीं है। क्या इन दोनों में से किसी में हाइपर है? नहीं है। कार्बेनाइन में हाइपर मैंने नहीं सिखाया, तो फिर हमें जाना पड़ेगा इंडक्टिव के पास। अब आप बताइए यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये डबल बॉन्ड पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड कॉमन हो गया दोनों में। अब इधर से सोचिए मेरी बात को, इस डबल बॉन्ड का बताइए कैसा इफेक्ट लगेगा? -I। पक्का? और इस डबल बॉन्ड का भी कैसा इफेक्ट लगेगा? -I। सो इट विल ट्राई टू स्टेबलाइज, इट विल ट्राई टू स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। पर दोस्त -I को देखकर इसको उससे आगे मत रख देना, क्योंकि पहले डिसीजन कौन लेगा? ईएन। फिर आपको आई देखना है। आई केवल इन दोनों में कंपेयर करवा सकता है, -I की वजह से ये इससे आगे नहीं जा सकता। तो बताइए सेकंड और थर्ड में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? आपके थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड। यहां पर देखो मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा दिया, कारण क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है। सेम अगर मैं क्वेश्चन किसके केस में लेकर आता हूं? केटाइन के केस में और रेडिकल के केस में। दोस्तों मान लीजिए आपके सामने ये कार्बोकेटाइन आता है, आपके सामने ये वाला कार्बोकेटाइन आ जाता है, आपके सामने ये वाला कार्बोकेटाइन आ सकता है, तो क्या आप मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं? इसमें बिल्कुल एनायन से उल्टा आएगा, क्योंकि वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है,
किसकी? नेगेटिव की। तो पॉजिटिव की घटती है। पक्का? हमने कंपैरिजन किया है। आप जानते हैं इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी, इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी, और ये तो हाइपर से स्टेबलाइज्ड है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। एंड सेम ट्रेंड आपको किस में देखने को मिलता है? रेडिकल के केस में। जो केटाइन के केस में आता है एग्जैक्टली वही ट्रेंड फॉलो होता है दोस्तों, किसमें? रेडिकल में। मैंने आपको बोला था थोड़ी देर बाद मैं रेडिकल वाला क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो ये देख लीजिए, रेडिकल के केस में और केटाइन के केस में ट्रेंड क्या आता है? सेम। एनायन से जस्ट उल्टा आता है। क्योंकि यहां पर आप परसेंटेज करेक्टर को बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि आपको लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन मालूम है, लेकिन आपको वैकेंट पी का मालूम ही कि कब वो पार्टिसिपेट करता है और कब वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और यहां पर नोट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे फिर हम। Percentage S character is directly proportional to the En. More percentage S character, more En. एटम की बजाय ऑर्बिटल की बात करें, मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर इन एन ऑर्बिटल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड लेस विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एआईपीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए इस कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल में? ये आ चुके हैं। सुलटा दिया भाई लोगों? अब सुलटा दिया है क्या? अब सुलटा है क्या? नोट में लिखेंगे, more will be the percentage S character in an orbital. More will be the percentage S character in an orbital. More will be the percentage S character in an orbital. More will be the stability of negative charge. More will be the percentage S character in an orbital. More will be the stability of negative charge. आपके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या रहेगी? ज्यादा। किसी को कोई दिक्कत? अब ये तीनों में कंपैरिजन याद रहेगा। एनायन का बहुत आसानी से याद होता है, उससे उल्टा कर दो केटायन और रेडिकल आ जाएगा जब भी डाउटफुल हो तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं फिर से।